हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का पहला लेसन जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस लेसन का ये पहला लेक्चर है, तो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा, थोड़े बेसिक बातें करेंगे और धीरे धीरे करके टॉपिक के गहराई में हम पहुँचेंगे। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, इस लेसन के नाम में ही कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? देखो, सम मतलब थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है किसका? केमिस्ट्री का। तो अभी केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री क्या स्टडी करती है, केमिस्ट्री का स्कोप कहाँ पर होता है, केमिस्ट्री का यूजेस क्या है, थोड़ी इंट्रोडक्शन बातें होगी, वो समझ के धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला हम केमिस्ट्री का डेफिनेशन को समझते हैं। केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या है? It is the study of matter। ये एक मैटर का स्टडी करता है। तो मैटर का क्या स्टडी करता है? तो वो ये है कि इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज and physical and chemical changes। मतलब केमिस्ट्री जो है वो मैटर के बारे में स्टडी करती है, राइट? और मैटर का क्या स्टडी करता है? उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करता है और फिजिकल और केमिकल चेंजेस को स्टडी करते हैं। तो इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है, जरा समझते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि ये मैटर है क्या। मैटर का मतलब क्या है? देखो, मैटर का मतलब ये है कि एनीथिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जिसका मास हो और कुछ वॉल्यूम कवर करे, यानी कि कुछ स्पेस, जगह कवर करे, उसे कहते हैं मैटर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है कि जैसे एयर, हवा है ना, हवा का मास होता है और थोड़ा वॉल्यूम कवर करता है, मतलब कुछ स्पेस कवर कर लेता है, राइट? या दूसरा ले लेते हैं वाटर। समझे क्या? कोई भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि दो ही है। आप जितने भी ऑब्जेक्ट को देखते हो वो सारे मैटर ही है। आप नोटबुक देख लो, नोटबुक क्या है? वो एक क्या है? वो भी एक मैटर है कि नहीं? यहाँ पर आप दूसरा कोई ले लो, रॉक, मैटर है ना? ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे ट्रीज, ये सब क्या है? मैटर है, एक्सेट्रा। तो ये मैटर के बारे में स्टडी करता है, उसे कहते हैं केमिस्ट्री। तो मैटर की क्या स्टडी करते हैं? तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देखो, मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बताता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब किसी भी मैटर का कलर, वो किस कलर में रहता है, या फिर उसकी डेंसिटी कितनी है, राइट? उसका टेस्ट कैसा है, समझ में आ रहा है क्या? उसका स्टेट क्या है, वो कौन सी स्टेट में, लिक्विड में है, गैस में है, सॉलिड स्टेट में, कौन सी स्टेट में है, वो सब होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। समझा क्या? या फिर उसका ऑर्डर बोलते हैं इसको। हाँ, क्या ऑर्डर मतलब क्या? उसका स्मेल, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझा? केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि किसी भी मैटर का रिएक्टिविटी स्टडी करना, मतलब बिहेवियर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मैटर, इसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो, हम किसके बारे में स्टडी करने वाले? मैटर के बारे में स्टडी करने वाले। तो उनमें से मैं कोई एक ले लेता हूं, जैसे वाटर है। वाटर क्या? एक मैटर है कि नहीं? सब्सटेंस है। तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी किसका ले रहा हूँ? वाटर का ले रहा हूँ। तो वाटर का कलर क्या रहेगा? वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। उसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसका टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट लेस होता है,
पानी का कोई टेस्ट नहीं होता। पानी कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। उसका कलर कैसे, उसका स्मेल क्या होता है? पानी का कोई स्मेल नहीं है, तो ऑर्डरलेस बोलेंगे उसको। क्या है? ऑर्डरलेस। तो देखो हम पढ़ रहे हैं मैटर के बारे में। केमिस्ट्री क्या बताती है? मैटर की स्टडी करती है। तो मैटर क्या है? यहाँ पर वाटर है। तो वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखा। वाटर का कलरलेस होता है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वाटर कोई टेस्ट नहीं देता, वाटर लिक्विड स्टेट में, वाटर कलर स्मेल नहीं होता उसका, यानी कि उसका कोई सुगंध नहीं है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब एक काम करते हैं, हम एक ही मैटर लेके चलेंगे, वाटर के बारे में ही स्टडी करके देखेंगे। हमारा यहाँ पर मैटर क्या है? वाटर। वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। अब एक काम करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? अब कोई एक सब्सटेंस जब किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट होता है तो वो किस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, कैसे वो चेंज होता है, उसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। और अभी इस वक्त मैंने मैटर क्या लिया है? वाटर। वाटर का ये मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? H2O। अब देखो जैसे मैंने यहाँ ले लिया कि H2O है समझो, यानी कि लिक्विड है, और कैल्शियम ऑक्साइड लिया, चूने का पाउडर, लाइम पाउडर। इसके साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो क्या देगा? यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा और कुछ हीट इवोल्व होगा। समझा? तो देखो हम पानी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पानी क्या है? मैटर है। तो मैटर का रिएक्टिविटी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कैसा रहेगा? देखो ऐसा बनाता है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड से जब पानी मिलता है तो उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो एग्जाम्पल देखो, हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, एक बीकर होता था और बीकर के अंदर हमने पानी भर लिया। अब उसके अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर डाल देंगे, तो जैसे जैसे वो घुल जाएगा, घुलने के बाद देखोगे तो अंदर क्या होगा? चिकना पाउडर बन जाएगा, चिकनी पाउडर बन जाएगा, पूरा थोड़ा जेली टाइप का बन जाएगा। और बीकर को अगर आप हाथ लगाओगे तो क्या होगा? गरम गरम रहेगा। गरम हो रहा है मतलब हीट निकला है। तो पानी का रिएक्शन ऐसा होता है। तो इस पानी की रिएक्टिविटी, इसका रिएक्शन कैसा होता है, ये कैसे दूसरे सब्सटेंस के साथ बिहेव करता है, इसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि इसकी रिएक्टिविटी जो प्रोसेस है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। समझा? तो हमें करना क्या है? हमारी केमिस्ट्री किसके बारे में स्टडी करती है? मैटर के बारे में स्टडी करती है। मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने एग्जाम्पल के लिए एक मैटर लिया वाटर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया, केमिकल प्रॉपर्टी देख लिया। अब दिखाता हूँ यहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, वो भी समझ लेते हैं। चलो मैं यही दिखा देता हूँ। देखो यहाँ फिजिकल चेंज की बात करते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब आपको पता है ना, ये टेम्पररी चेंज होना चाहिए और केमिकल फॉर्मूला या कंपोनेंट चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेके समझाते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर क्या किया? आइस क्यूब रखा है हमने। ये पूरे के पूरे क्या है? आइस क्यूब है। ये है आइस क्यूब, ठीक है। अब ये जो आइस क्यूब है ऑब्वियसली यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में, दिस इज इन द सॉलिड स्टेट, राइट। अब ये है क्या? ये तो आइस है। अब आइस का मतलब अंदर का कंटेंट क्या है? वाटर है कि नहीं? यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो क्या है? वाटर है। और वाटर इस वक्त कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। दिस इज इन द सॉलिड स्टेट। अब हमने क्या किया? यहाँ से हमने हीट प्रोवाइड किया, यहाँ से हमने हीट दिया। जब हम हीट देंगे तो ये क्या होगा? घुल जाएगा। घुल के कौन से स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ये आ जाएगा अभी लिक्विड स्टेट में, राइट। तो दिस इज इन द लिक्विड स्टेट। और जो अंदर का कंटेंट है यानी कि कंपोनेंट है वो क्या है? वाटर ही है। देखो पहले भी वाटर था, अब भी वाटर है, बस उसका फॉर्म चेंज हो गया है। पहले वो सॉलिड स्टेट में था, अब वो लिक्विड स्टेट में आ गया है। मतलब ऐसा हो गया है इस डायरेक्शन में। अब सोचो अगर आप यहाँ से हीट बाहर निकाल लोगे, हीट निकाल दोगे मतलब ठंडा कर दोगे। अब ठंडा करोगे तो वापस कौन सी स्टेट में आ जाएगा? वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो चेंज है ये टेम्पररी चेंज है। टेम्पररी चेंज हो रहा है और अंदर का जो कंपोनेंट है वो वैसा ही है, यानी कि अंदर का जो वाटर है वो वैसा ही है। पहले वाटर सॉलिड स्टेट में था, अब लिक्विड स्टेट में चला गया। और हीट निकालने पे
लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ गया। ऐसे चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। और अभी अंदर कंपोनेंट क्या, वाटर है, और वाटर हमारा मैटर है, तो ये मैटर का क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। समझा क्या? तो ये फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज बता दूं, केमिकल चेंज कैसा होता है? केमिकल चेंज, केमिकल चेंज मतलब ये परमानेंट चेंज होना चाहिए, परमानेंट चेंज, और जो कंपोनेंट है वो भी चेंज हो जाएगा, कंपोनेंट कन्वर्टेड, कंपोनेंट पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मान लो कि हमने वाटर लिया, ठीक है, लिक्विड। अब अगर पानी में करंट को अगर आप पास करोगे, पानी में जब हम करंट को पास कराते हैं तो पानी में जो करंट को पास कराते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जब हम पानी में करंट को पास करते हैं तो पानी के अंदर दो हाइड्रोजन मोलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों टूट जाएंगे और ये बन जाएगा हाइड्रोजन गैस स्टेट और ऑक्सीजन गैस स्टेट, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ दो ऑक्सीजन है तो यहाँ दो लगा लिया और इधर दो, देखो टू टू जा कितना, फोर हाइड्रोजन है, टू टू जा फोर हाइड्रोजन, और टू टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज O2। तो जब हम पानी में करंट को पास कराते हैं तो वो करंट H2O मोलिक्यूल में H2 और O2 को अलग कर देता है और कंप्लीटली उसे गैस स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। यहां से बन रहा है हाइड्रोजन गैस, मतलब गैस इवोल्व हो गया। ये है ऑक्सीजन गैस, तो गैस इवोल्व हो गया। पहले था लिक्विड, अब हो गए गैसेस, मतलब पानी गायब हो गया। अब वापस वो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इसे बोलते हैं केमिकल चेंज। मतलब एक बार एक रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और वापस आएगा ऐसा जरूरी नहीं, मतलब कंप्लीट चेंज हो गया, परमानेंट चेंज, उसे कहते हैं केमिकल चेंज। दूसरा एग्जांपल ले, जैसे हम कार्बन लिया, कार्बन मतलब यहाँ पर क्या, सॉलिड स्टेट हो गया। चारकोल लिया, समझो कोयला लिया, अब उसको हमने ऑक्सीजन से क्या करेंगे, बर्न कर देंगे, तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, गैस बन गया और हीट निकलेगा। अब एक बार देखो, कोयला को अगर आप जला दोगे तो उससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और हीट बाहर निकलेगा। अब कोयला जल गया है, वापस फिर पुराना कोयला तो नहीं बन सकता, तो ऐसे चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज। एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो गए और परमानेंटली हो गए, दैट इज केमिकल चेंज। एक स्टेट से एक जगह से दूसरी जगह में गया, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाते हैं पर अंदर का कंपोनेंट वही रहेगा। देखो पानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में गया, फिर लिक्विड से सॉलिड में आ सकता है, इस टेम्पोररी चेंज और कंपोनेंट वही रहेगा, इसे कहते हैं फिजिकल चेंज, राइट। तो हमने मैटर के तौर पे एग्जांपल लिया वाटर, और वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी देखे, वाटर के केमिकल प्रॉपर्टी देखा। जब वाटर किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता है तो किस तरह का रिएक्शन होता है वो देखे। वाटर का फिजिकल चेंज देखा, कैसे फिजिकली चेंज होता है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वाटर का केमिकल चेंज देखे। तो इस तरह एक सब्सटेंस के ऊपर हम चारों प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। ये जो स्टडी है इसे कहते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एक मैटर का ये सारे फैक्टर को स्टडी करता है, समझा। सो दिस इज द केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के यूजेस क्या है, केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, केमिस्ट्री का नॉलेज कहाँ पर ज़रूरी है, ये सारी बातें हम समझेंगे। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, हम आगे पढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहला देखेंगे कि इसका नॉलेज कहाँ ज़रूरी होती है। सो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री is required in the studies of physics,
बायोलॉजिकल साइंसेस, अप्लाइड साइंसेस, अप्लाइड साइंसेस, अर्थ एंड स्पेस साइंसेस। यानी कि इन सभी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ेंगे तभी हमें केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट के अंदर केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल होता है, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट रहते हैं। इसलिए जब भी ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जितने भी लिखा है यहाँ पर, तब केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। देखो, हमें दूसरी वाली बातें बताना है कि यहाँ पर स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ इसका स्कोप देखने को मिलता है। देखिए, हम बता सकते हैं कि दी एयर वी ब्रीथ, राइट, जो श्वास हम लेते हैं, तो यानी कि हम हवा में जो हम श्वास लेते हैं उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, यानी कि एयर मीडियम में क्या है, केमिकल कंपोनेंट्स है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसेस अवेलेबल है, राइट। तो जो श्वास हम लेते हैं उस श्वास के अंदर भी क्या है, केमिस्ट्री है, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ है। दूसरा यहाँ पर दी फूड वी ईट, जो भी खाना हम खाते हैं उसमें भी केमिस्ट्री है, मतलब वहाँ पर भी केमिस्ट्री का रोल है। एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने ब्रेड खाया तो ब्रेड के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या, कार्बन, हाइड्रोजन है उसके अंदर। तो बहुत सारे फूड हम खाते हैं जिनके अंदर केमिकल प्रोसेस होके आता है या केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, तो हम केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर, तो वहाँ पर भी केमिस्ट्री का रोल है कि नहीं। दूसरा, द फ्लूइड वी ड्रिंक। दूसरा देखो, द फ्लूइड वी ड्रिंक मतलब क्या, जो भी फ्लूइड हम, यानी कि जो भी हम ड्रिंक करते हैं उन सब में केमिस्ट्री का रोल है। जैसे एग्जांपल लिया, हमने पानी पिया, तो पानी के अंदर क्या होता है, पानी को यहाँ पर केमिकल प्रोसेस किया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है कि नहीं यहाँ पर। तो बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन वगैरह होता है, वो हम कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बीवरेजेस हो गए, जैसे ड्रिंक्स वगैरह करते, मतलब वाइन्स वगैरह। या दूसरा एग्जाम्पल लेते, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आप कोका कोला पीते हो, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि नहीं यहाँ पर। तो जो भी फ्लूइड हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर भी केमिकल कंपोनेंट्स है, मतलब केमिस्ट्री वहाँ पर भी है। समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पर। दूसरा देखो यहाँ पर, आर क्लॉथिंग, यानी कि जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें भी केमिस्ट्री है, मतलब जो भी हम कपड़े पहनते हैं, नायलॉन हो गया, सिल्क हो गया, ये नायलॉन सिल्क है क्या, नायलॉन के अंदर नाइट्रोजन्स होते हैं, राइट, तो वहाँ पर भी केमिस्ट्री है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूल सप्लाईज। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, देखो जो भी गाड़ियाँ चलती हैं आजकल सीएनजी गैस पे चलती है। सीएनजी गैस है मतलब क्या, वहाँ पर केमिकल है, समझा, केमिकल गैस हुआ ना वहाँ पर। पेट्रोल पे चलती है, पेट्रोल क्या है, केमिकल है, तो वहाँ पर भी केमिस्ट्री है। फ्यूल सप्लाईसेस, फ्यूल मतलब वही पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया, वो हम सप्लाई करते हैं, उसमें भी केमिस्ट्री है, मतलब वहाँ पर भी केमिकल कंपोनेंट्स है। मतलब केमिस्ट्री बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, बस इतना बताना चाहता हूँ। आप समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। दूसरा, इसके यूजेस कहाँ होंगे, देखो इसके यूजेस होंगे मेडिसिन इंडस्ट्री में होता है। हम जो भी मेडिसिन कंज्यूम करते हैं या मेडिसिन लेते हैं उसमें केमिकल्स है कि नहीं यहाँ पर। डेंटिस्ट्री, जो भी हम ओरल कैविटी वगैरह हम यहाँ पर क्लीनिंग करते हैं तो यहाँ पर सीमेंट वगैरह लगाते हैं, है कि नहीं यहाँ पर। रूट कैनल कराते, केमिकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर भी इसका रोल है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इंजीनियरिंग, देखो आप आगे जाके केमिकल इंजीनियर करो, आपको वहाँ पर पूरी नॉलेज मिल जाएगा। मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में भी ये क्या है, केमिस्ट्री का रोल है। एग्रीकल्चर में भी केमिस्ट्री का रोल है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं, हम फार्मिंग करते हैं, तो जो हमारा खेत होता है, जो उसमें प्लांट्स उगते हैं, उन प्लांट्स को कीड़े लग जाते,
वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक कर देते हैं, यानी कि प्लांट्स को हार्म करते हैं। तो उन्हें बचाने के लिए क्या करते हैं, हम बहुत सारे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, और केमिकल कंपोनेंट्स है मतलब केमिस्ट्री है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सारे क्या है, उसके यूजेस है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इन डेली होम यूज प्रोडक्ट, होम यूज प्रोडक्ट। अब होम यूज प्रोडक्ट क्या क्या है, जो घर में हम यूज करते हैं ना डेली, उन प्रोडक्ट के अंदर भी केमिस्ट्री है। आपको बेस्ट एग्जांपल लेके बताता हूँ, टूथपेस्ट है ना, पता है ना, क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है? हाँ नमक तो है। इसके अलावा हम जो भी खाते हैं, हम सॉल्ट यानी कि नमक के अंदर आयोडीन होता है, केमिस्ट्री है कि नहीं। यहाँ पर आप सॉल्ट ले लीजिए, या फिर आप शैम्पू ले लो, केमिकल से तो बनी हुई है कि नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। प्लास्टिक, घर में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी क्या है, केमिस्ट्री है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट। आप जो भी चीज़ देख रहे हो ना यहाँ पर, इन सभी जगह पे केमिस्ट्री फैली हुई है, यानी कि केमिकल्स है। आप दूसरा एग्जांपल डिटर्जेंट, क्या है डिटर्जेंट, ऐड देखते हो ना, सर्फ एक्सेल इजी वॉश, उसके अंदर क्या है, केमिकल्स है। सोप, साबुन, ऐड आता है ना, देखा है ना आपने। आप तो बिना मतलब कितना है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐड देखते हो आप, तो उन सभी जगह पे क्या है, केमिस्ट्री है। क्लियर है। तो ये सारी बातें हो गई, यहाँ पर केमिस्ट्री का रोल होता है, यानी कि केमिस्ट्री सभी जगह पे यूजफुल है, ये हमें पढ़ना है। तो हमारे जो टॉपिक में इंट्रोडक्शन जो दिया है वहाँ पर ये सारी बातें बताया है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। बस इतना समझ लो, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़े एरिया तक इसका स्कोप है, ये बात याद रखोगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नेचर ऑफ केमिस्ट्री। नेचर ऑफ केमिस्ट्री, देखो हमारा नेक्स्ट यहां टॉपिक है नेचर ऑफ केमिस्ट्री। नेचर ऑफ केमिस्ट्री, इसमें देखो जो केमिस्ट्री है उसको ट्रेडिशनली हम 5 ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। पहला वाला होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा वाला जो होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद तीसरा वाला जो होगा वो फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट ये होगा बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट लास्ट वाला जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी कि इन शॉर्ट में कहूँ तो केमिस्ट्री को हमने पूरे 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। अब ये वाला ब्रांच किसके बारे में स्टडी करता है, ये करता है यहाँ पर स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड। जो भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, उस कार्बन कंपाउंड के बारे में जो स्टडी करता है उस केमिकल ब्रांच को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये क्या करता है यहाँ पर, इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स या सब्सटेंस एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ये कि सिर्फ कार्बन कंपाउंड को छोड़कर बाकी जितने भी कंपाउंड है, जितने भी सब्सटेंस है, उनके बारे में जो स्टडी करता है उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बस कार्बन नहीं रहेगा, इसमें क्या, कार्बन। जो कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी करता है, ऐसे कोई भी सब्सटेंस हो जिसमें कार्बन होता है और उसके बारे में जो स्टडी करता है उस केमिस्ट्री को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और जो बिना कार्बन कंपाउंड के सब्सटेंस को स्टडी करते हैं वो कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है।
दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री मतलब क्या है, ये खास करके प्रिंसिपल्स, लॉज, ये सब स्टडी करता है। किसके लिए, स्पेशली जैसे कोई एटम्स हो गया, मोलिक्यूल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, या एनर्जी, डायनामिक मतलब मोशन, इन सभी के बारे में जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब इसमें हम लॉज पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, याद है ना आपको, तो इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे और उस केमिस्ट्री को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। समझा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री क्या है, मतलब इट इज दी, मतलब ये सब स्टडी है क्या, मैं यहाँ पर स्टडी ऑफ ऐसा लिख सकता हूँ, स्टडी ऑफ दी केमिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर केमिकल प्रोसेस होता है। जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन बनते और हमारे शरीर में एंजाइम बनते, एंजाइम प्रोटीन से बनते है कि नहीं। हमारे शरीर के अंदर एटीपी एनर्जी बनती है, स्पेशली जो हमारे ऑर्गन्स के जो सेल है, सेल के अंदर एटीपी एनर्जी बनती है। ये जो एटीपी एनर्जी बनना, एंजाइम बनना, प्रोटीन बनना, ये सब कुछ जो आप देखते हो ये सब केमिकल रिएक्शंस है और हमारे शरीर के अंदर ये रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और इस केमिस्ट्री को बोलते हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। समझा क्या। नेक्स्ट दूसरा है एनालिटिकल केमिस्ट्री, मतलब ये क्या करेगा यहाँ पर, ये स्पेशली आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द केमिकल कंपोनेंट, ठीक है। मतलब जो केमिकल कंपोनेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको यहाँ पर क्वांटिफाई मतलब कैलकुलेशन करना, उसका सॉल्व करके निकालना, वैल्यूज निकालना, ये कौन सी केमिस्ट्री का काम है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का काम है। देखो उस वर्ड में ही नाम है, एनालाइज करता है, पहले एनालाइज करता है, उसको पूरा सॉल्व करता है और उसकी वैल्यू निकालता है। तो जो भी हम केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं उसका मेजरमेंट निकालने का काम एनालिटिकल केमिस्ट्री करता है। और हमारे शरीर के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे और उस रिएक्शन के बारे में जो हम स्टडी करते उस केमिस्ट्री को बोलते हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, राइट। सो ये सारा क्या है यहाँ पर, ये केमिस्ट्री को ट्रेडिशनली 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिए और पांचों ब्रांचेस का क्या क्या काम है वो अभी आपको हमने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मैटर को कैसे डिवाइड किया जाता है, मैटर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ये अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए देखो अभी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कहेंगे यहाँ मैटर। अब आपको मैंने पहले बताया कि मैटर मतलब क्या, जो कुछ मास और मास, जिसके पास कुछ मास हो और कुछ स्पेस कवर करता हो उसे कहते हैं मैटर, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस मतलब क्या, वॉल्यूम, कुछ जगह वो कवर करना चाहिए और उसका कुछ मास होना चाहिए, उसे कहते हैं मैटर। अभी जो मैटर है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो है प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। और जो दूसरा वाला पार्ट है ये है मिक्सचर। क्या है ये, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज अ मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस मतलब क्या, ये ऐसे सब्सटेंस है जिनके अंदर जो भी केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं ना वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा, मतलब उनका कॉम्पोजिशन डेफिनेट होगा, रेशो फिक्स रहेगा उनका। कि जैसे यहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन लिया है और ऑक्सीजन लिया है, तो हाइड्रोजन कितने रेशो में रहना चाहिए, ऑक्सीजन कितने रेशो में रहना चाहिए, वो पहले से फिक्स रहेगा, यानी कि डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होगा इसके अंदर, राइट। तो हम यहाँ बता देंगे कि हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, इसके अंदर केमिकल का जो कॉम्पोजिशन है वो डेफिनेट होगा और इनके पास डेफिनेट नहीं होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं डू नॉट हैव डेफिनेट
केमिकल कॉम्पोजिशन। जो भी इनके अंदर केमिकल्स होंगे वो डेफिनेट नहीं होंगे, फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा, रैंडम रहेगा यहाँ पर, और इनके अंदर डेफिनेट होता है, उतना ही रहना चाहिए। और दूसरा, इनके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे अभी ए और बी है समझो, तो जो ए का प्रॉपर्टी है वही बी का प्रॉपर्टी होगा। इनके अंदर ऐसा नहीं है। अब अगर इसके अंदर ए और बी होगा समझो, तो हो सकता है कि ए का अलग हो और बी का अलग हो, मतलब दोनों का प्रॉपर्टी थोड़ी डिफर करता हो। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है, या दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर इनका सेम सेम होते हैं। राइट, क्लियर है? एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। और वो क्या है? मिक्सचर है, सबका मिक्सचर होगा उसमें। समझ में आया? अभी जो प्योर सब्सटेंसेस है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है यहाँ पर हम बता रहेंगे ये एलिमेंट्स। क्या है? एलिमेंट्स। और दूसरा जो यहाँ होगा इसका ये है कंपाउंड। समझ में आया? और जो मिक्सचर है, अब इसका एग्जांपल लेते, देखो प्योर सब्सटेंसेस बोला ना, इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पर। जो एग्जांपल है जैसे प्योर मेटल, ये क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस हो गया। या फिर डिस्टिल्ड वाटर, जैसे पानी है एकदम प्योर पानी, तो डिस्टिल्ड वाटर, ये क्या हो गया? इसके एग्जाम्पल हो गए प्योर सब्सटेंसेस के। आप मिक्सचर का एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले देता हूँ। पेंट हो गया, पेंट, ठीक है। पेंट में क्या क्या मिक्स होता है देखो, उसके अंदर ऑयल होता है, और उसके अंदर कुछ कलर्स होगा, मतलब पिगमेंट्स होंगे, और कुछ केमिकल एडिशन भी करके रखेंगे, यानी कि एडिटिव। समझा? आपको दिख रहा है क्या? वहां पर दिख रहा है, लास्ट में लिखा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ऐसे होंगे। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, देखो पेंट में हमने क्या पढ़े? तीन चीजें, एक तो ऑयल, पिगमेंट्स मतलब कुछ कलर्स, और कुछ केमिकल्स वगैरह होंगे, ये सब मिक्स होता है, तो ये मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये क्या है? मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो, इधर क्या है? इसके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है। और ये क्या है? मिक्सचर्स। अब मिक्सचर में देखो, एक देखा हमने, दूसरा एग्जांपल दे दूं क्या? एक और है यहाँ पर, कंक्रीट। कंक्रीट में क्या क्या हो सकता है? सैंड, दूसरा वाटर और सीमेंट। देखो इतने लोगों का मिक्सचर है इसके अंदर। आपने मतलब जो मिट्टी होती है, मिट्टी लिए, पानी और उसके अंदर सीमेंट, ये सब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? कंक्रीट बन जाएगा। तो कंक्रीट में देखो इतने मिक्सचर्स हैं, ये दोनों भी इस मिक्सचर्स का एग्जांपल है। क्लियर है? अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। ये जो मिक्सचर है ये भी दो तरह का होता है, एक तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस। ठीक है, ये दो तरह का मिक्सचर होता है। होमो मतलब सिंपल समझ रहा है, एक, और हेटेरो मतलब एक से ज्यादा। तो अलग अलग मिक्सचर क्या है, हम आपको इसका जब एग्जांपल लेंगे तभी समझेंगे। एक एक करके यहाँ पर क्लियर करते हैं। ये जो एलिमेंट्स है, इसको अभी एलिमेंट्स है क्या? एलिमेंट्स एक्चुअल में ऐसा है कि it cannot be broken down into simpler substance by ordinary chemical change। मतलब ये जो एलिमेंट्स है ना, ये इतना प्योर है, और सबसे छोटे एलिमेंट्स, मतलब सबसे छोटा सब्सटेंस है। अब मैटर तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहेंगी, उनमें सबसे छोटा कौन रहेगा? एलिमेंट्स। इसे आप तोड़ के और छोटा नहीं बना सकते, ये लास्ट है, ये इतना ही रहेगा। एलिमेंट्स को और तोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर क्या है कि एलिमेंट यू कैनॉट ब्रोक, मतलब इट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर, ये और सिंपल एलिमेंट्स में आप तोड़ नहीं सकते बाई ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। मतलब कुछ भी केमिकल चेंज करके, हल्का सा केमिकल चेंज करके आप इसको तोड़कर और सिंपल नहीं बना सकते। ये लास्ट टू लास्ट ये सिंपल ही है। समझा? अब जो ये एलिमेंट्स है इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अब वो तीन कैटेगरी क्या है जरा देखो। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल,
क्या है, नॉन मेटल। और तीसरा है मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स। ठीक है, अब हमने कहा कि एलिमेंट सबसे सिंपल सब्सटेंस होते हैं, उसको और तोड़ नहीं सकते, और उस एलिमेंट्स के कितने, 3 एग्जांपल लिए, मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला क्या है, मेटल्स। अब मेटल्स का हम क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। देखो पहला प्रॉपर्टी है कि हैव लस्टर। लस्टर मतलब क्या, शाइनी अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस, यानी कि मेटल चमकते हैं, मेटल के पास चमक होती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लस्टर। दूसरा प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेटल्स है ये हीट को और करंट को कंडक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई मेटल है समझो, ठीक है। अब इस मेटल में अगर आप यहाँ से हीट सप्लाई किए, अब यहाँ से हीट सप्लाई करोगे तो थोड़े समय के बाद देखोगे तो हीट यहाँ पर पास हो जाएगा, मतलब वो हीट यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब मेटल क्या कर रहा है, हीट को ट्रांसफर करने दे रहा है, हीट को ट्रांसफर होने दे रहा है, हीट को कंडक्ट कर रहा है, तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब इस मेटल से अगर मैं करंट को पास करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करूंगा, तो यहां से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, मतलब एक गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं और हीट को भी कंडक्ट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे इट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तीसरा इसका प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी देखो यहां पर कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, बिकॉज ये क्या है, ये डक्टाइल है। अब मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि डक्टाइल और ब्रिटल क्या होता है। देखो अब अगर कोई भी सब्सटेंस है, लेट्स से एग्जांपल लेके समझते, मेरे पास एक रबर है समझ के चलो, और रबर का लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर रबर का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मैं उसके ऊपर इस एंड पे पकड़कर मैंने खींचा, तो जब मैं खींचूंगा तो उसका लेंथ बढ़ गया आगे और 1 सेंटीमीटर, फिर और खींचा तो और आगे बढ़ गया 1 सेंटीमीटर। अब ये मान के चलो कि ये रबर की कैपेसिटी इतनी है कि आगे और 3 सेंटीमीटर तक ये बढ़ सकती है, 3 सेंटीमीटर के आगे ये और स्ट्रेच नहीं हो सकती। तो मैंने इसको और खींचा और यहां तक बढ़ाया, मतलब मैं यहां से यहां 3 सेंटीमीटर तक बढ़ाया। तो ये जो पॉइंट है ये इलास्टिक लिमिट है। क्या है, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट हो गया, मतलब इलास्टिक यानी कि स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल की लिमिट कहां तक है, इधर तक है, समझा। अब सोचो कि अगर मैंने यहां तक खींचा तो ये बराबर स्ट्रेच होगा, और अगर मैं यहां पर छोड़ दिया तो वापस अपनी पुरानी जगह पे आ जाएगा, बराबर कि नहीं। अब अगर मैं इसके आगे अगर खींचा, आगे खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट है यहां तक, और मैं उसके आगे और फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हुआ, टूट गया। तो अगर लिमिट के बाहर अगर आप खींचते हो और वो टूट जाता है और वापस आएगा तो पहले वाला 5 सेंटीमीटर नहीं रहेगा। तो जो सब्सटेंस लिमिट के बाहर टूट जाता है, आगे स्ट्रेच नहीं हो सकता, उसे कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंस। क्या है, ब्रिटल। और जो सब्सटेंस लिमिट के बाहर अगर आप खींचोगे तो और स्ट्रेच हो जाएगा, उसकी लिमिट यहां तक ही है लेकिन उसके बाद भी अगर स्ट्रेच होती है तो उसे कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो मेटल्स है ये डक्टाइल होते हैं, मतलब जितना स्ट्रेच करोगे उतना स्ट्रेच होगा, मतलब उसे हीट दे दो और उसको मारो वो एक्सपैंड हो जाएगा, राइट। तो वो डक्टाइल होने के कारण किसी भी मेटल को आप उसे वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको पतला बना सकते हो। सो इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, आप वायर बना सकते हो क्योंकि वो डक्टाइल है। चौथा पॉइंट क्या है, देखो यहां पर कैन बी लिख देता हूं, रुको, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट,
इनटू थिन शीट। देखो इसको हैमर्ड मतलब क्या, हथौड़ा से मारना। अब ये मेटल है क्या, डक्टाइल सब्सटेंस है, तो इसको हीट दे दो, हीट देने से क्या होगा, वो एक्सपैंड हो सकता है। तो उसको हैमर्ड से मारोगे तो पूरी तरह से वो एक्सपैंड हो जाएगा, पूरा एक्सपैंड होके एक पतली शीट बन जाएगी। मतलब पतली शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा हीट को ले सकता है, मतलब अपने पास हीट रख सकता है, हीट कंडक्ट कर सकता है। दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो आप इसको मार के एक प्लेन शीट बना सकते हो, पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये इसका प्रॉपर्टीज है मेटल्स के, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया कि कॉपर हो गया, आयरन या गोल्ड, समझा, या सिल्वर, ठीक है, ये सब हो गए। पक्का समझा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नॉन मेटल का। अब जो आप देखो, मैं नॉन मेटल को जरा यहां लिख लेता हूं, नॉन मेटल, ठीक है। देखो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या था, हैव लस्टर। ये नो मतलब डू नॉट हैव लस्टर, डू नॉट हैव लस्टर मतलब इसमें कोई चमक नहीं होती। सिर्फ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या, इसको जरा साइड में लिखता हूं, रुको, हाँ जगह नहीं है मेरे पास, यहां मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स, एक्सेप्ट डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड और आयोडीन। क्या है, आयोडीन। तो देखो आयोडीन और डायमंड ये दोनों नॉन मेटल में ही आते हैं, ये दोनों चमकते हैं, लेकिन बाकी कोई भी नॉन मेटल नहीं चमकता, मतलब किसी के अंदर शाइनी अपीयरेंस नहीं होता, जबकि मेटल में सब लोग शाइनी अपीयरेंस कर सकते हैं। दूसरा वाला क्या था यहाँ पर, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी था, और ये है पुअर कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इनमें ज्यादा करंट और हीट को पास कराने की क्षमता नहीं होता, मतलब ये ज्यादा हीट और करंट को पास नहीं करा सकते, थोड़ा बहुत करा सकते हैं। तो यहाँ पर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें हमने क्या पढ़े, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। यहां पर कैनॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, कैनॉट बी ड्रॉन इनटू वायर। आप इसको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन सा सब्सटेंस है, ये ब्रिटल सब्सटेंस है। ब्रिटल मतलब क्या कहा था मैंने, इलास्टिक लिमिट खत्म होती है, टूट जाते हैं और स्ट्रेच नहीं हो सकते, तो इसको आप वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट देखो, यहां पर कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, यहां पर कैनॉट बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। तो हम लिख देंगे यहां पर कैनॉट बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। आप थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रिटल सब्सटेंस है। इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे आयोडीन हो गया, है ना, या फिर कॉपर हो गया, सॉरी कॉपर नहीं, माफ करना, कार्बन, कॉपर तो मेटल होता है क्या, कार्बन हो गया। दूसरा कोई भी ले सकते हो, जैसे नाइट्रोजन हो गई, है ना, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल के, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा था, मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड कैसे होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा मेटल की प्रॉपर्टी होती है और थोड़ा नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो मैं उसका भी लिख के दिखा देता हूँ, हो गया, मैं इसको निकाल देता हूँ। देखो इसका मतलब क्या, जो आप मेटलॉइड देख रहे हो इसका प्रॉपर्टी कैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट ऑफ बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी शो करती है और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। एग्जाम्पल, इसको है ना सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। सेमी मतलब क्या, आधा, तो आधा कंडक्ट करेगा, आधा कंडक्ट नहीं करेगा। ये कंडक्ट नहीं करने वाले हैं और ये कंडक्ट करने वाले हैं। देखो ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं और ये
पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो इनका भी और इनका भी दोनों प्रॉपर्टी होगी इसके अंदर। इसके एग्जाम्पल ले लेते, जैसे अर्सेनिक, अर्सेनिक हो गया, जैसे जर्मेनियम, जर्मेनियम या सिलिकॉन, है ना, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है, मेटलॉइड्स या सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। समझ गए आप? चलो मैं इसको भी निकाल लेता हूं, अब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। देखो इधर ये है क्या, ये होमोजेनियस मिक्सचर है और ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, बराबर। देखो ये मिक्सचर का ही तो एग्जाम्पल है, ये दोनों भी क्या है, मिक्सचर का है। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट मतलब हमें आगे हर जगह पे थ्रूआउट दिस सॉल्यूशन या कंपाउंड जो भी रहेगा। इसका एग्जांपल लेते, जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने पानी भरा है, तो इस कंटेनर में अभी क्या रखा है, वाटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर है ना शुगर डाल देंगे, शुगर। तो शुगर के पार्टिकल इसके अंदर जाते ही पूरी तरह से शुगर पूरा घुल जाएगा। अब पूरा घुल जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब आगे आके पढ़ोगे, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में था इसलिए इसको बोलते हैं सॉल्वेंट और इसे कहते हैं सोल्यूट। तो ऐसे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होकर सॉल्यूशन बन गया। ये जो सॉल्यूशन है इसमें ये शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होगा मतलब हर एंगल में सभी जगह पे सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो इस सॉल्यूशन में क्या हो गया, ये जो शुगर है वो पूरी तरह से घुल गया है और इस मिक्सचर को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। हमने दो चीजें मिक्सचर किया ना यहाँ पर, तो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और देखो ये जो सॉल्यूशन बन चुका है, इसमें अगर आप कहीं पर भी अगर पानी निकाल के टेस्ट करोगे, आप यहां से भी निकाल के टेस्ट करो या इधर से निकाल के टेस्ट करो, सब जगह पे टेस्ट सेम आ रहा है। सेम टेस्ट आ रहा है मतलब जो शुगर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो सब जगह पे इक्वल हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन और ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। हेटेरो में क्या होगा, देखो हेटेरो में एग्जैक्टली इसका उल्टा होगा। मतलब यहां पर केमिकल कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सब जगह पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं कि हमने यहां पर एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर पानी ले लिया। इस कंटेनर में क्या है, वाटर है, पानी। अब इस पानी के अंदर हम क्या करेंगे, ऑयल डाल देंगे, ऑयल। तो अगर ऑयल अंदर डाल देंगे तो ऑयल अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, थोड़ा बहुत कहीं थोड़ा सा एक मतलब बहुत फ्रैक्शन में वो डिसॉल्व होगा, बाकी ऑयल तो ऐसे तैरते रहते ऊपर। मतलब इस बार मिक्सचर जरूर हुआ है, एक तरफ वाटर और एक तरफ ऑयल, दोनों का मिक्सचर किया है, लेकिन ऑयल सब जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। कुछ जगह पे थोड़ा अंदर चला गया और कुछ जगह पे ऊपर आके बैठा है, मतलब ऑयल ऊपर तैर रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है इसके अंदर। तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, ये सब जगह पे हर टाइम पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे समुंदर है और समुंदर के यहाँ पर चिकनी मिट्टी है। अब चिकनी मिट्टी पानी में जाती जरूर है लेकिन घुलती नहीं है, मिट्टी वैसे पड़ी रहती है। दोनों साथ में है, पानी और मिट्टी साथ में है, पर मिट्टी पूरा घुली नहीं है। तो जो हमने सॉल्वेंट लिया है उसके अंदर सॉलिड पूरी तरह घुलता नहीं है, पूरी तरह अंदर मिलता नहीं है, बस साथ में रहते हैं। समझा क्या, डिसॉल्व नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। समझा? तो आज के लेक्चर में हमने ये सारा टॉपिक कवर किए हैं। तो अभी हम
अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।